हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। और अगर हाँ आपको अच्छे से समझना है तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी वीडियो से हमारे क्या हुआ है, चैप्टर स्टार्ट हुआ है। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया उसको थोड़ा सा लर्न करवा देता हूँ एग्जाम पास में, इसलिए आपको पढ़ते रहना है। आयनिक साम्य क्या है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था बच्चों की आयनिक साम्य के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है वो क्या है कि विलयन है वो जलीय विलयन होना चाहिए। अगर उसमें जलीय विलयन है तभी क्या होगा, आयनों का निर्माण होगा, अर्थात आयनिक साम्य है वो स्थापित होगा। उसके बाद भी हमने देखा एक एग्जाम्पल लिया था NaCl का। NaCl टूट जाता है, मतलब विलयन के अंदर टूट जाता है और टूट कर क्या बना लेता है, Na+ और Cl- आयनों का निर्माण कर लेता है। अर्थात यहाँ पे हमने ये देखा कि आयन जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन दो प्रकार के हो जाते हैं और इन्हीं आयनों की वजह से क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। इसके बाद में हमने यह भी देखा कि जल के अंदर सारे के सारे पदार्थ हैं वो वियोजित नहीं होते, अर्थात पूर्णतः नहीं टूटते या फिर उनका वियोजन नहीं होता। इसके बारे में सबसे पहले फेराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उसने दो प्रकार के पदार्थों में विभाजित कर दिया था। फेराडे ने बताया था कि पदार्थ जो मतलब वियोजित नहीं हो सकता उनको हम दो प्रकार के पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं। अब दो पदार्थ कौन कौन से बताए थे, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। फेराडे ने बताया कि एक तो विद्युत अनअपघट्य पदार्थ होते हैं और एक विद्युत अपघट्य पदार्थ हो जाते हैं। जैसा कि बच्चों आपको नाम से पता चल रहा है, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या होते हैं, मतलब जो कि विलयन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, अर्थात विलयन का मतलब विलयन के अंदर आयनों का निर्माण नहीं करते। अनअपघट्य मतलब जिनका अपघटन नहीं होता हो, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोल दिया, विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स बोल दिया। मतलब जिन पदार्थों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल की बात की थी हमने बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में हम 10th क्लास में भी देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, यूरिया होती है, शुगर होती है, ये क्या होते हैं, अपने नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स होते हैं, अर्थात जलीय विलयन के अंदर इनमें मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, आयनों का निर्माण नहीं होता है इनके अंदर। किस किस के अंदर, ग्लूकोज हो गया, ऐसे यूरिया और शुगर आदि। तो उसके बाद अगला टॉपिक हमने इसके अंदर क्या देखा कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या होते हैं। यही हमारे सिलेबस के अंदर है इस वीडियो में, और पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है कि विद्युत अपघट्य क्या है, किस प्रकार से बनता है। तो विद्युत अपघट्य के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या कंडीशन बताई कि जो विलयन है वो जलीय विलयन होना चाहिए, और जलीय विलयन है तो इसके अंदर विद्युत अपघट्य में क्या हो जाएगा, जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो जाएगी, और किसकी वजह से होगी, आयनों की वजह से होगी। तो बच्चों हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे देंगे विद्युत अपघट्य के अंदर कि सभी के सभी जो सोल्ट्स हैं, जो लवण है, उनका जो जलीय विलयन होता है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में इसके विद्युत अपघट्य के अंदर आ जाएगा। सभी उदासीन लवणों का जलीय विलयन, उदासीन लवण का फॉर्मेशन कब होता है, मतलब अपने न्यूट्रल साल्ट है उसका फॉर्मेशन कब होता है। जैसा कि हम एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर देखते हैं बच्चों, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूट्रल साल्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज हमने पढ़ी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उदासीन लवण है उसका निर्माण कब होता है, कब होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे और उसके बाद में किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, न्यूट्रल साल्ट है अर्थात उदासीन लवण का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पे यही बात हो जाएगी, सभी परबल अम्ल और परबल क्षारों के विलयन का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर हो जाएगा, विद्युत अपघट्य के अंदर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इंपॉर्टेंट दूसरी बात यहाँ पे आ गई, क्या सर दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसका भी निर्माण होता है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइटिस कैसे बनता है, अर्थात दूसरा ऐसे बोल सकते हैं कि सर प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस कैसे बनते हैं। देखो बस इतना समझना आपको बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अर्थात जैसे कि हम देखते हैं HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, है ना, ये तीनों क्या है, अपने प्रबल अम्ल है ना। तो ऐसे ही अपने प्रबल क्षार हो जाएंगे, जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। तो ये प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे,
प्रबल विद्युत अपघट्य का निर्माण करेंगे। क्यों करेंगे, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, मतलब समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर वो पूर्णतः क्या हो जाएंगे, जलीय विलयन के अंदर घुल जाएंगे, अर्थात उनका आयनन हो जाएगा, तो क्या बोल दोगे सर ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो गए, अर्थात जो आयन्स बने हैं धनायन और ऋणायन वो बहुत ज्यादा मात्रा में बने हैं, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो भी ज्यादा होगा, अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स है, वो क्या करेंगे जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाएंगे, अर्थात उनका पूर्णतः 100% आयनन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में आपको यही कह देना है कि सभी उदासीन लवण है, अर्थात जो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से जो लवण बनता है उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य बोल देंगे। आगे बात समझ में। दूसरा बच्चों आपके आ जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या होते हैं। देखो इनके जलीय विलयन में आपको नाम से पता चल रहा है पूर्णतः आयनन नहीं होता, अर्थात 100% इनका आयनन नहीं होता, आयनाइजेशन नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाएगा आंशिक आयनन होता है इसमें, किसमें दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अंदर। एग्जाम्पल आप सीधा सा दे दोगे कि सभी दुर्बल अम्ल और क्षारों का जो विलयन बनता है वो किसके अंदर आ जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अंदर आ जाएगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था आर्यनियस का सिद्धांत, जो कि आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से, है ना, कि आर्यनियस सिद्धांत है, उसी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, विद्युत अपघटनी वियोजनी सिद्धांत या फिर आयनन सिद्धांत, जो कि एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट कथन के रूप में दे देता है आप लोगों को। तो मैंने आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं 1 मिनट के अंदर कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाने पर आवेशित कण प्राप्त होते हैं और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, आयनन बोल देते हैं। आवेशित कण का मतलब जो हमें धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं जब हम जलीय विलयन बनाते हैं, तो उसी चीज को क्या बोल दोगे, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बना है उसमें हमें आवेशित कण धनायन और ऋणायन जो प्राप्त होते हैं इसी को हम क्या बोल देंगे, आयनन बोल देंगे। तो ये जो आवेशित कण है वो 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मींस केटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है, सीधा सा आप ये बोल दोगे। उसके बाद जैसे धनायन और ऋणायन बन जाते हैं ये दोबारा क्या हो जाते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जैसे NaCl वो Na+Cl में टूट जाता है, Cl- में टूट जाता है, और क्या हो जाएगा धनायन और ऋणायन पुनर्संयोजित होकर क्या करेंगे, एक उदासीन मतलब न्यूट्रल अपने जो कंपाउंड होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, और जो अनआयनित यौगिक होते हैं वो आयनित यौगिकों के मध्य क्या हो जाएगा, समय स्थापित हो जाएगा। ये बात किसने बताई, आर्यनियस ने बताई। मैंने एग्जांपल से आपको समझाया NaCl वाले के, NaCl होता है एक साइड, दूसरी साइड Na+Cl- में टूट जाता है, तो Cl- और Na+, एक साइड है NaCl, तो दोनों तरफ क्या होगी, अभिक्रिया बराबर चलेगी, NaCl से Na+Cl टूटे Na+ और Cl- बनेगा, फिर वापस अभिक्रिया रिवर्सिबल हो जाएगी, वापस NaCl बन जाएगा, मतलब दोनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी, यहाँ तक आप लोगों के पूरा मैंने समझा दिया था। उसके बाद में वियोजन की मात्रा को हमने अल्फा से लिखा था, और मैंने आपको इसका सूत्र भी लिखाया था, वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, विद्युत अपघट्य का वियोजित अंश, कितना वियोजित हुआ है वो विद्युत अपघट्य है वो, और अपोन में विद्युत अपघट्य की कुल मोल, टोटल नंबर ऑफ टोटल मोल्स कितने हो गए। तो ये चीज हमने देख ली थी। उसके बाद में बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विलयन के अंदर, जैसे हमारी वियोजन की मात्रा है अर्थात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, आज स्टार्ट करेंगे वियोजन की मात्रा, एक अभिक्रिया लेके समझेंगे और पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डालो वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। हाँ यहां से स्टार्ट कर दो। वियोजन की मात्रा को हमने अल्फा से लिखा था, राइट, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को हमने अल्फा से लिखा है, इसको आप इंग्लिश में भी साथ में लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो आगे देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अभिक्रिया लेनी है, जैसे कि AB एक अभिक्रिया लेते हैं, उसे A+ और B- बन जाता है। प्रारंभ में कितने मोल होते हैं, साम्य पे कितने मोल होते हैं, और साम्य पे इसकी कितनी सांद्रता होती है, ये सब आपको मैंने पहले भी सिखाया है अपने रासायनिक साम्य वाले चैप्टर के अंदर, फिर से ध्यान दे लेना। यहाँ पे सेम वैसे ही करना है, बस हमने यहाँ पे वियोजन की मात्रा उसको अल्फा से लिख लिया है, वहां पे फर्क इतना था कि हमने जो क्या लिया था, मोल या फिर अक्ष लिया था। आ गई है कहानी समझ में, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब देखो एक रिएक्शन लेते हैं और उसे समझते हैं, A और B ये टूट कर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे बच्चों, एक तो आयन प्लस वाला बना लो और एक माइनस वाला बना लो, बस इतना करना है। तो मैं जैसे A+ ले लेता हूं और B-
माइनस ले लेता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे एक एरो इधर एक एरो इधर, इसका मतलब क्या होता है, साम्य स्थापित हो जाना होता है, ये आप लोगों को पता है। अब प्रारंभ में मोल कितने हैं आपको ये पता होना चाहिए। जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है अर्थात इनिशियल स्टेज में कितने मोल होंगे बच्चों, इनिशियल स्टेज में सिर्फ ए भी होगा हमारे पास में, क्योंकि अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी तो यही होगा हमारे पास में। ये जितना भी है उतना रहेगा पूरा, मतलब 100% होगा। 100% का मतलब 1 मोल हो गया इसका, ऐसे मान के चले। इधर उत्पाद कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, शुरुआत में अभिक्रिया नहीं हुई, अभिक्रिया की शुरुआत ही नहीं हुई, तो ए और बी की मात्रा क्या है, 0 है। बस आपको नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद आप कर दोगे। तो प्रारंभ के मोल देख लो, है ना, इनिशियल स्टेट में सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रारंभ में मोल। प्रारंभ में मोल ये क्या है, 100% है, मीन्स पूरा 1 का मतलब भी 100% होता है ना। और ये क्या है, बिल्कुल 0, सब दोनों क्या है, 0 है। अभिक्रिया की शुरुआत ही नहीं हुई। उसके बाद में जैसे जैसे साम्य स्थापित हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया वियोजन हो जाएगा। वियोजन मतलब अपने अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक बनते रहेंगे, तो वियोजन की मात्रा को हमने क्या लिया है, अल्फा लिया है। तो जितना जैसे हम बात करें आगे किसकी, साम्य पर मोल कितने हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी आपको समझ लेनी है। साम्य पर मोल, अब देखो जैसे साम्य पर मोल देखेंगे तो ये 1 है, इसमें से कितना गया, वियोजित हो गया, वो माइनस कर दो, कितना वियोजित हुआ है, अल्फा, 1 माइनस अल्फा। और इधर कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों बराबर है ना। अल्फा वियोजित हुआ, वियोजन की मात्रा, दोनों साइड अल्फा अल्फा चला गया। अब सांद्रता है वो देखेंगे किस पे, साम्य हो गया अभी, तो साम्य पे क्या देख लेंगे, सांद्रता। सांद्रता हम कैसे निकालते हैं, सांद्रता को हम सी से लिखते हैं और हम क्या बोल देते हैं, n/v बोल देते हैं। n/v मतलब साम्य पर मोल कितने हैं, n मोल है। मोल यहाँ पे 1 माइनस अल्फा हो गए और v क्या हो गया, आयतन हो गया। तो साम्य पे हम सांद्रता निकाल लेंगे। सांद्रता कंसंट्रेशन क्या है, c = n/v होता है, राइट, ये चीज है। तो साम्य पर सांद्रता की बात कर लेते हैं। सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट। साम्य पर सांद्रता, सांद्रता को हम C से लिख देते हैं ना, राइट। तो मैं यहाँ पे मोल को N से लिख देते हैं वैसे। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा मतलब मोल अपॉन आयतन, यही तो होती है सांद्रता। बस यहाँ पे मोल कितने हैं, 1 माइनस अल्फा अपॉन में V, ये हो गया हमारे पास में साम्य पर सांद्रता। सेम कहानी इधर भी कर दो, यहाँ पे अल्फा अपॉन V हो जाएगा, बस इतना ही तो चेंज है, दोनों साइड क्या हो गया, अल्फा अपॉन वी। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई, तो फिर आगे चलते हैं। देखो ये समझ में आ गई तो आपने सब कुछ समझ लिया, बस यहीं पे गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पे अगर इसके जैसे अपने ए और बी तो एक एक है ना, अगर इनके गुणा में कुछ दिया हो, मतलब गुणांक तो कोफिशिएंट दिया हो, तो अलग करते हैं, उनको साथ में लिख देते हैं। और कैसे लिखते हैं, पावर में लिखते हैं, वो मैंने आपको सब कुछ समझाया है रासायनिक साम्य वाले चैप्टर के अंदर। इसमें भी आगे आएगा तो मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। तो सांद्रता यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चों, n/v। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए, हमने 1 लिया है, तो यहाँ पे C = क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, बस इतना ही तो है। तो साम्य पे सांद्रता की बात हो गई, 1 माइनस अल्फा अपॉन v और अल्फा अपॉन v। तो यहाँ पे अगर मैं C = n, अपने n की जगह कितने मोल ले लूंगा, 1 मोल ले लूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, C = 1/v होता है, n/v है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मैंने कितने ले लिए, 1 ले लिया। तो यहाँ पे आपकी अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने ये क्यों लिखा है, देखो होती n/v है, चलो पूरा समझा देता हूँ। इफ n = कितना ले लिया आपने, 1 ले लिया, तो क्या बोल दोगे सर, C = 1/v हो जाएगा। बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। आगे क्या करेंगे, अपने द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है उसकी पालना करता है, ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में भी बताया। और आयनिक इसके रासायनिक साम्य वाले चैप्टर में पूरा टॉपिक पढ़ाया, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है। तो यही पे वही नियम लगाएंगे। सांद्रता को कैसे लिखते हैं, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम इतना है कि जैसे कि अपने कोई कोफिशिएंट निकाला या K की वैल्यू निकाली थी हमने, Kc और Kp की वैल्यू निकाली थी, है ना, स्थिरांक कांस्टेंट की। तो K = क्या हुआ था हमारे पास में, जैसे उत्पाद और अभिकारक दो चीज थे, है ना। तो जैसे मैंने अभी अभिक्रिया ली अपने ये, तो इसके अंदर उत्पाद के मोल अपॉन में अभिकारक के मोल, यही क्या है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है। ये चीज आपको मैंने समझाई थी। तो आगे हम क्या लगा देंगे, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से, बस इतना ही काम करना और कुछ भी नहीं करना। तो लिखो यहाँ पे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट हम क्या ले लेंगे, K ले लेंगे, स्थिरांक, राइट।
तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, उत्पाद के मोल अपॉन में अभिकारक के मोल। तो उत्पाद क्या है हमारे A और B, तो उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता, बस इतना आपको याद रखना है। तो उत्पाद क्या है, एक तो A है, A प्लस है, यहाँ पे A की जगह क्या है प्लस और B की जगह क्या है B माइनस, बस इतना ही फर्क है। सांद्रता है उत्पाद की सांद्रता अपॉन में अभिकारक की सांद्रता। सांद्रताओं का अनुपात ही क्या है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है, राइट। और ये क्या है AB, AB का AB हो गया। ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, हम ये तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, क्या आई है हमारे पास में, A की वैल्यू अल्फा अपॉन V है, B की वैल्यू अल्फा अपॉन V है, और अपने पास में AB की वैल्यू 1 माइनस अल्फा अपॉन V है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बस आपको इतना सा काम करना है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। अब देखो, अब मैं नीचे नहीं लिख के यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर, है ना, इसी से आगे वाली लाइन, जिससे कि आपको भी दिख जाए। अब आप क्या करोगे, K इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो। देखो A की वैल्यू क्या है अल्फा अपॉन V, B की वैल्यू क्या है अल्फा अपॉन B, मतलब इन दोनों की वैल्यू आप रख सकते हो। और इधर क्या हो जाएगा, इसके AB की वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा अपॉन V। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा बच्चों, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू अल्फा है, नहीं है मल्टीप्लाई में। ऐसे अपने C अपॉन मैंने N की वैल्यू कितनी ले ली है 1 ले ली है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। देखो समझना, C अल्फा, क्योंकि ये अपोनियम है ऊपर चला जाएगा उल्टा, तो दोनों कट जाएंगे और इधर क्या बचेगा C1 माइनस अल्फा। ये वैल्यू मैंने आपकी पुट कर दी, इसकी वैल्यू क्या कर दी हमने पुट कर दी, C अल्फा, मतलब यहां से वैल्यू पुट किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, राइट। ये कहा कि कौन सा नियम लगाया, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम हमने लगा दिया। यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो C से C तो आप कैंसिल आउट कर दोगे, क्योंकि दोनों में क्या आ गया C आ गया, है ना, तो एक C कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। उसके बाद में क्या बचाएगा, इधर तो C अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा C, देखो ये कैंसिल हो गया, C अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, तो ये हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या बचा है 1 माइनस अल्फा, बस इतना 1 माइनस अल्फा। अब कुछ बच्चों के n अपॉन v वाला कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि n की वैल्यू हमने कितनी ले ली है 1 ले लिया, इसलिए 1 अपॉन v हो गया। तो k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आपके पास में c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां पर अगर मैं बात करूं अल्फा की वैल्यू कितनी है, बहुत ही कम है, मतलब 1, तो इसके 1 के इक्वल, मतलब ऑलमोस्ट ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, बहुत छोटी है इसकी वैल्यू। तो हम क्या कर देंगे बच्चों 1 माइनस अल्फा के इक्वल ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में, अगर ये कंडीशन ले लेंगे तो ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा, है ना, कितना ऑलमोस्ट 1 के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सीधा से एक फॉर्मूला बच जाएगा, इसकी जगह अगर मैं 1 रख दूंगा मतलब ऑल ओवर, तो k इक्वल टू क्या बच जाएगा c अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये एकदम ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर। अगर अब मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल लूंगा, इधर c को मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, दूसरी साइड आ जाएगा। मतलब यही चीज मैं दोबारा लिख रहा हूँ, नीचे तो लिखा आपने k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर, क्या लिखा है c अल्फा स्क्वायर। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये c इसके अपॉन में आ जाएगा k अपॉन c, और अगर यहाँ पे स्क्वायर उठाऊंगा तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा बच्चों रूट आ जाएगा, तो k अपॉन c और सारे के ऊपर क्या आ गया यहाँ पे रूट आ गया। तो k अपने अल्फा की वैल्यू आ गई k अपॉन c, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब हम स्क्वायर उठाते हैं तो दूसरी साइड रूट आता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको जो कि 7th या 8th क्लास में पढ़ाई जाती है। अब मैं यहाँ पे अगर अल्फा समानुपाती कर दूं किसके, k अपने कांस्टेंट है 1 अपॉन c के, c क्या है यहाँ पे सांद्रता, तो क्या हो जाएगा अल्फा समानुपाती क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट c मीन्स सांद्रता। ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आ जाएगी कि मैं क्या बोल दूंगा सर, यहाँ से अल्फा समानुपाती हो जाएगा किसके 1 अपॉन रूट c के, ये चीज निकल के आ जाएगी, है ना। ये क्या है समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, c की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन v। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे अगर दूसरा ऐसे बोल सकता हूँ आगे कि c की मैं वैल्यू रख दूं यहाँ से 1 अपॉन v, मतलब ऊपर चला जाएगा v, तो क्या हो जाएगा जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे ही ये भी बढ़ जाएगा अल्फा, मतलब अंडर रूट तो है ही ना साथ में ये। तो ये हम बात बोल सकते हैं
बोल सकते हैं कि अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c। रूट सी क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन। और जैसे ही सी की वैल्यू में 1/v रखता हूं तो क्या हो जाएगा, √v, मतलब आयतन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू भी है वो बढ़ जाएगी। हम आयतन बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे अल्फा क्या है बच्चों, वियोजन की मात्रा। तो कंसेप्ट यहां से लास्ट में क्या निकल के आ गया कि वियोजन की मात्रा अल्फा पदार्थ की सांद्रता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या, वियोजन की मात्रा अल्फा पदार्थ की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन सी, अपने अल्फा की मात्रा। यहां से इस पॉइंट से निकल के आ जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्ग वियोजन की मात्रा अल्फा हमारे पदार्थ की सांद्रता सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी नियम को हम बोल देंगे ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। क्या बोल देंगे, ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम। इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है यहाँ पे। और क्या लिख देना है लास्ट में कि सर वियोजन की मात्रा अल्फा, लास्ट लाइन यहाँ पे लिखोगे, वियोजन की मात्रा अल्फा किसके समानुपाती है, वर्गमूल के समानुपाती, अर्थात पदार्थ की सांद्रता। वियोजन की मात्रा अल्फा पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता सी है ना, वियोजन की मात्रा पदार्थ की सांद्रता सी। सांद्रता कहां पे है बच्चों, ये रही सी, और इसके क्या है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/c है ना, ये रहा देखो 1/c। तो क्या बोल दोगे, वियोजन की मात्रा अल्फा पदार्थ की सांद्रता सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, सांद्रता सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे क्या देखेंगे, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि कब देखेंगे, इससे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आज हमने क्या देखा है बच्चों कि सांद्रता स्थिरांक है अपने पास में के, उसके बाद में हमने देखा कि सांद्रता है, वियोजन की मात्रा अल्फा है, उसके बीच में क्या संबंध है, अर्थात वियोजन की मात्रा अल्फा को हमने निकाला है, जो कि क्या होती है, वियोजन की मात्रा अल्फा पदार्थ की सांद्रता सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। ठीक है, इसे ही क्या बोल दोगे, इसे ही ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम बोलते हैं। इससे ही ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम या ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम कहते हैं। ठीक है, इससे अगले वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे ऐप का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।